हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी आप लोगों का एलएस स्टडी ग्रुप में स्वागत करती हूँ। मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाए थे वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का नियम पढ़ाया था। अब चलो थोड़ा उससे आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादातर एक क्वेश्चन के रूप में सीटेट में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं थोड़ा इसका ZPD इसमें पूछ लिया जाता है। ZPD क्या है, तो ZPD का मैं आपको डिटेल बता दे रही हूँ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब समीपस्थ विकास क्षेत्र। वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास क्षेत्र को सामाजिक विकास के सिद्धांत में बताया है। क्या बताया है? वाइगोत्स्की ने बताया कि बालक आने जो बताया था कि बालक इसमें है बालक आने वाले वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं यदि उन्हें निर्देश मिल जाए और वह स्तर संभावित स्तर कहलाता है। अभी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, चलिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं, फिर मैं आगे आपको समझाती हूँ। देखिए, इसमें लिखा है वास्तविक स्तर और संभावित स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। अब देखो ये क्या है, जैसे हमारा ये सर्किल है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वास्तविक स्तर, ये संभावित स्तर। जो इस क्षेत्र जो हमारा क्या है, जो हमारा समीपस्थ विकास क्षेत्र मतलब ZPD है। ठीक है, आगे स्कीमा जो स्कीमा है, जीन प्याजे ने जीव विज्ञान के शब्द स्कीमा को मनोविज्ञान में अपनाया है, जिसका अर्थ है संतुलनीकरण। क्या अर्थ है? संतुलनीकरण का समानांतरण। स्कीमा वह क्षण है जो व्यक्ति के विकास को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है और ये समय दो प्रक्रियाओं से गुजरता है। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है आत्मीकरण और दूसरा है समंजन। अच्छा बताइए, आत्मीकरण क्या है? क्या आत्मीकरण? तो इसमें लिखा है आत्मीकरण। आत्मीकरण हमारा क्या है, चलो देखते हैं। जब बालक पूर्व अनुभवों से नवीन ज्ञान प्राप्त कर आत्मीकरण, जब बालक अपने पूर्व अनुभवों से नवीन ज्ञान प्राप्त करता है तो हमारा क्या हो जाता है, आत्मीकरण। और समंजन, जब बालक पूर्व अनुभव और नए अनुभव दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर ले तो वो क्या होता है, समंजन। अर्थात स्कीमा एक संज्ञानात्मक योग्यता है। चलिए, ये तो हमारा छोटे सा एक पॉइंट था ZPD स्कीमा। अब चलो मैं आपको लेके चलती हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा बुद्धि, जो वो परीक्षा में पूछा जाता है। इससे एक क्वेश्चन 100 to 100% आता ही आता है। तो चलो मैं आपको बताने जा रही हूँ बुद्धि। ठीक, बुद्धि सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं को समाधान करने की प्रक्रिया है। क्या है? ये जो बुद्धि है सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं को समाधान करने की प्रक्रिया है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं तो मैं बताने जा रही हूँ। कौन किसने क्या कहा था? वुडवर्थ ने कहा था बुद्धि कार्य करने की विधि है। जो टर्मन है उन्होंने कहा था बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में सोचने की योग्यता है। और बकिंघम ने कहा था बुद्धि सीखने की योग्यता है। ठीक है, अब अल्फ्रेड विने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। कौन कौन है वो 4 शब्द? ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन और आलोचना। ठीक है, अब आगे है थायरडाइट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, इसका समर्थन गैरेट ने किया। थायरडाइट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 3 बताए थे, और इसका समर्थन किसने किया? गैरेट ने किया। तो वो 3 कौन कौन से प्रकार हैं जरा देख लेते हैं। मूर्त बुद्धि,
पहला कौन सा है? मूर्त बुद्धि। आगे पढ़ाने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मूर्त बुद्धि, जब कोई समस्या प्रत्यक्ष रूप में दिख रही है तो उस समस्या के समाधान में मूर्त बुद्धि आती है। मूर्त बुद्धि मतलब समझे, जो हमें समस्या हमारे सामने हमें दिख रही है। तो मूर्त बुद्धि किन किन के अंदर होती है? कारीगर मूर्त बुद्धि से काम करते हैं, मिस्त्री, अभियंता, etc। अब अमूर्त बुद्धि क्या है हमारी? अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत क्या आता है? अमूर्त बुद्धि, जब समस्यात्मक प्रत्यक्ष रूप से ना दिख रही हो लेकिन फिर भी समस्या का समाधान कर लिया जाए तो वह क्या कहलाती है? अमूर्त बुद्धि कहलाती। जैसे हमें कोई समस्या दिख नहीं रही है लेकिन फिर भी हम उसका समाधान कर लें तो वो कौन सी कहलाती है? अमूर्त बुद्धि कहलाती। अब अमूर्त बुद्धि किन किन में होती है? लेखक, कहानीकार, चित्रकार। आगे बात समझ में? आगे है सामाजिक बुद्धि। अगर अभी भी किसी को कोई टॉपिक समझ में ना आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं। सामाजिक बुद्धि, समाज के साथ बेहद सामंजस्य स्थापित करने के लिए सामाजिक बुद्धि काम में आती है, जो समाज के साथ सामंजस्य स्थापित कर ले। ठीक है, तो ये बुद्धि किन में होती? नेता, शिक्षक, व्यवसायी। ठीक है, अब आगे लेके चलते हैं हम बुद्धि लब्धि, मतलब IQ बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, यह बुद्धि की जांच करते हैं। बुद्धि लब्धि, इससे बुद्धि लब्धि का ज़्यादातर सूत्र पूछ लिया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बुद्धि लब्धि, बुद्धि को मापने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुद्धि लब्धि कहलाती है। अगला पॉइंट, वर्ष 1905 में बिने ने मानसिक आयु के विचार का प्रतिपादन किया था। बिने ने किसका प्रतिपादन किया था? मानसिक आयु के विचार का। कितने सन में? 1905 में। फिर 1916 में विलियम थर्स्टन ने उसे बुद्धि लब्धि शब्द नाम दिया। बुद्धि लब्धि नाम शब्द किसने दिया था? विलियम थर्स्टन ने। कौन सी सन में? 1916 में। ठीक है, अब आगे है, टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि के बारे में बताया। मानसिक आयु और शारीरिक आयु का अनुपात बुद्धि लब्धि है। टर्मन ने क्या बताया? जो हमारी मानसिक आयु है और जो हमारी शारीरिक आयु है उसका अनुपात क्या है? बुद्धि लब्धि है। लेकिन जो हमारे विलियम स्टर्न थे उन्होंने बुद्धि लब्धि का विधिवत सूत्र दिया। तो विधिवत सूत्र किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने। क्या सूत्र दिया था? बुद्धि लब्धि बराबर क्या होती है? मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बुद्धि लब्धि के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो बताया किसने था? टर्मन ने। और इसका जो विधिवत सूत्र है बुद्धिया किसने है? विलियम स्टर्न ने दिया है। ठीक है, इतनी बात हमारी याद रखना। अब आगे है टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी। इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।